हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सब। आज हम प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी तक हमने समझा है और उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम एक नई चीज आज पढ़ेंगे एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही रूल्स जो है हमें लगाने हैं। इसके हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, ये प्रूफ कैसे होता है, रादर देन इसमें किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं और ये थ्योरम क्या है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो द प्रूफ इज नॉट रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ भी करूंगा आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो वो समझने के लिए अब हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, इसका फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा और जो ऊपर और नीचे है उसको हम इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी नीचे आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जैसे कि यहाँ पे नीचे आया, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जीरो आ गया, जीरो मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, थ्योरी में बताया था। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जीरो आती है मींस इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 मिलती है मतलब वो श्योर इवेंट है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B equals to probability of A when B and probability of B, ठीक है। इसमें भी restriction वही रहेगा, that is probability of B is not equal to 0। यहाँ पे अगर probability of A when B के बजाय B when A आता, for example A की जगह B और B की जगह A आ जाता, तो ऊपर की चीज सेम रहती है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, इट रियली डजंट मैटर, है ना। दोनों सेम होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन नीचे वाला जो टर्म है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, हमेशा नीचे की चीज नीचे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता और रिस्ट्रिक्शन आ जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A multiplied by probability of A। और यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या होती, probability of A is not 0, है ना। probability of A is not equal to 0 which means A is not an impossible event, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स A and B। अगर दो इवेंट हमें A and B दिए हुए हैं तो A and B, ठीक है, ये दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों इवेंट जो है में कॉमन उसकी प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों इवेंट में जो कॉमन चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो है या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हो चुका है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हो चुका है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रिस्ट्रिक्शंस आर, ये जो सिंगल प्रोबेबिलिटी बी है ये जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो सिंगल प्रोबेबिलिटी ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ए व्हेन बी या बी व्हेन ए, ठीक है, तभी डिफाइन होगा जब ये नीचे वाली चीज़ अनडिफाइंड ना हो, है ना, सॉरी जीरो ना हो। ओके, इसी का एक्सटेंशन, ठीक है, ये तो हमने ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखा। अब इसी का हम एक्सटेंशन देखते हैं। अब लेट अस से मेरे पास ए बी एंड सी, ठीक है, तीन इवेंट्स हैं। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए है तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। थ्योरम का नाम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो मैं मल्टीप्लाई लिख लूंगा, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए के बाद नेक्स्ट क्या आया, बी आया, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन, पीछे क्या बच गया, ए बच गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये बी लिखना था मैंने पी लिख दिया, आई एम सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन, जो पीछे बच गया ए, ठीक है। दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब बी के आगे जाते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, सी।
तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन, पीछे क्या बच गया, A इंटरसेक्शन B बच गया, तो मैं यहां पे लिख लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो ये है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर 3 इवेंट्स A, B एंड C, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस है, ये 3 इवेंट्स के भी फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, कई बार इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। और इन जनरल अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन अप टिल AN मुझे दिया हुआ है, राइट। तो इसका मुझे अगर फॉर्मूला बनाना भी है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले आया A1 तो मैं सीधे सीधे A1 लिखूंगा, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक। A1 का काम खत्म। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट मेरे पास जो भी है, ठीक है, उसको मैं लिखूंगा, अपॉन करूंगा, और उसके पीछे जो भी है ना, A2 के जस्ट पीछे जो भी है मैं उसको लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब A2 हम लिख चुके हैं, नेक्स्ट में आऊंगा A3 पे, तो मैं लिखूंगा A3 व्हेन, ठीक है, अपॉन करके A3 के पीछे जो भी है, यानी A1 और A2 है, मैं A1 और A2 लिख लेता हूं, ठीक है, इंटरसेक्शन ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। अब A3 के बाद नेक्स्ट क्या है, A4 होता, तो मैं लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ A4, ठीक है, व्हेन, अच्छा A4 जैसे यह मान लीजिए A4 होता एंड सो ऑन। A4 के पीछे क्या, A1 A2 A3, तो मैं अपॉन क्या करता, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ऐसे लिखता, फिर सो ऑन, ऐसे कहां तक चलता, लास्ट में मुझे क्या मिलता, AN, तो मैं लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ AN व्हेन A1। अब AN को जब मैं छुपाता तो इसका पिछला AN-1 बचता A1 तक, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टिल AN-1, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। तो ये जनरल मतलब इन जनरल फॉर्मूला है फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बताया, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ 3 इवेंट तक आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने जनरल रूल इसलिए बताया कि कभी अगर इन केस आपको 4 इवेंट 5 इवेंट का अगर क्वेश्चन मिल भी जाए, एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए आपको करना क्या है, ठीक है, कैसे करना है, या क्या मतलब होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 इवेंट 3 इवेंट कर लिया, यहाँ पे अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते, ठीक है, अगर A और B ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं ना, इंडिपेंडेंट मतलब A और B अगर 2 इवेंट है तो A को B से कोई लेना देना नहीं है, B को A से कोई लेना देना नहीं है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिपेंडेंट, A के होने या ना होने से, ठीक है, B को कोई फर्क नहीं पड़ता, और B के होने या ना होने से A को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। और अभी तक हम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कर रहे हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट इवेंट। जैसे मान लीजिए एक बैग है, एंड उस बैग में मान लीजिए 7 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं। आपको बोला है कि मैंने एक रैंडमली बॉल ड्रॉ किया, द बॉल इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ वाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पीछे किए भी हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे पहला रेड बॉल फर्स्ट इवेंट जो है उस पर असर पड़ता है उसके नेक्स्ट इवेंट पे। पहला बॉल अगर मुझे रेड मिला तो वाइट के चांसेस पे फर्क, पहला बॉल रेड मिला तो वाइट के चांसेस पे फर्क पड़ेगा, अगर वाइट मिला तो भी रेड के चांसेस पे फर्क पड़ेगा, है ना। अगर पहला मुझे रेड मिल गया, अब मेरे पास बच गया 6 रेड एंड 5 वाइट, अब मुझे वाइट के चांसेस निकालने तो 5/11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ड्रॉ किया और फर्स्ट बॉल मुझे वाइट मिल गया, यानी 7 रेड बच गए और 4 वाइट बच गए, है ना। इस बैग से मैंने एक बॉल निकाला और वो बॉल मुझे क्या मिल गया, वाइट, ठीक है। तो अब मेरे पास 7 रेड बचे, 4 जो है वाइट बॉल बचे, और अब अगर मैं वाइट के चांसेस निकालता हूं तो ये 4/11 हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड बॉल इज वाइट के चांसेस निकाल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे पहला बॉल रेड मिला तो वाइट के चांसेस 5/11 होंगे। अगर पहला बॉल मुझे वाइट मिलता है तो वाइट के फिर दूसरे बॉल वाइट मिले उसके चांसेस 4/11 हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल व्हाट, डिपेंडेंट इवेंट, है ना। यहाँ पे डिपेंडेंसी है, पहला मुझे क्या मिलता है उस पर डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। सो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं जस्ट एक
ब्रीफ में बता देता हूँ। लेट्स से यही एग्जांपल होता है 7 ब्लैक एंड 5 वाइट। यहाँ पे मैंने एक बॉल निकाला, वो मुझे रेड मिलता है, वाइट मिलता है, कुछ भी मिलता है, मैं उस बॉल को वापस डाल देता हूँ। ठीक है, वापस डालने से क्या, बैग में अभी भी 7 ब्लैक एंड 5 वाइट ही हैं। अब सेकेंड बॉल मुझे वाइट मिले, उसके चांसेस कितने होंगे, 5/12। ठीक है, फर्स्ट बॉल मुझे वाइट मिला, अब मैंने क्या किया, कलर देख के वापस बैग में डाल दिया, वापस बैग में उतने ही बॉल्स हैं 5 और 7। ठीक है, तो सेकेंड के उस केस में क्या होगा, जो बॉल के चांसेस है वो 5/12 ही होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बॉल बाहर निकाल के उसको वापस बैग में डाल दिया तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट बॉल मुझे क्या मिलेगा उसका कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट बॉल क्या मिल रहा है। वेरएज प्रीवियस केस में मैं बॉल निकाल के कलर देख के उसको बाहर ही रख रहा था, वापस बैग में इंक्लूड या ऐड नहीं कर रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, उसके प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा था। ठीक है, तो दीज आर मतलब ये बेसिक डिफरेंस है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट में। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, अब मैंने आपको क्या बताया, इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, अब मैंने आपको बताया ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मैंने 7 ब्लैक बॉल्स लिया, 5 वाइट बॉल्स लिया। इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा, जब मैंने बॉल निकाला, कलर देखा, वापस बैग में डाला। अब मैंने क्या किया, यहां पे सपोज ब्लैक बॉल को मैं इवेंट ए मानता हूं, व्हाइट बॉल को इवेंट बी मानता हूं। अब मैंने फर्स्ट बॉल निकाला एंड द बॉल इज व्हाइट। ठीक है, एक सिनेरियो है जहां पे मैंने बैग से रैंडमली एक बॉल निकाला और मुझे क्या मिल गया, बॉल लेट्स से व्हाइट या फिर लेट्स से ब्लैक। ओके, मुझे फर्स्ट बॉल मिल गया ब्लैक, मैंने वापस उसको डाल दिया। अब मुझे ब्लैक मिल चुका है, ठीक है ना, ब्लैक मिल चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, जब मुझे ब्लैक मिल चुका है, ब्लैक मैंने निकाला, वापस डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी, 5 बाय कितने, 5 व्हाइट बॉल्स हैं 5, और टोटल बॉल कितने हैं 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जब ब्लैक बॉल मुझे पहली बार में मिला। अच्छा, मैंने पहले बॉल निकाला, एक दूसरा सिनेरियो, मैंने बॉल निकाला और वो बॉल मुझे मिल जाता है व्हाइट, है ना, मैंने रैंडमली बैग से एक बॉल निकाला, वो मुझे मिल जाता है व्हाइट, उस बॉल को मैंने वापस बैग में डाल दिया। अब मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ब्लैक बॉल जब मुझे व्हाइट, फर्स्ट बॉल जो है व्हाइट मिल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल कितने हैं हमारे पास 7, और टोटल बॉल्स बैग में कितने हैं 7 और 5 एंड दैट इज 12। ठीक है, तो देखिए, और वैसे अगर मैं इस बैग में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 7/12 ही आने वाला है, और व्हाइट बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 5/12 ही आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन ब्लैक बॉल मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, क्योंकि व्हाइट बॉल इज 5/12, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जब फर्स्ट बॉल व्हाइट मिला है विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, है ना, यही चीज हमने यहां पे समझी। तो यही चीज देखिए, जो ऊपर है वही चीज यहां पे मिल रहा है, जो ऊपर है वही चीज यहां पे मिल रहा है, जो ऊपर है वही चीज यहां पे मिल रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट में जो ऊपर है वही चीज यहां मिल जाएगा। ठीक है, दिस बी एंड दिस बी शुड मैच, दिस ए एंड ए शुड मैच, दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट बेसिक सा एक आपको रूल बताया। अभी हम इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन इतने नहीं करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको बताया। नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, अगर जैसे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो वो क्या होता। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, यही पढ़ा था, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन अब क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अब क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय
इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 11th से ही पढ़ते आ रहे हो। अब बिकॉज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, स्पेशल केस अगर हम लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको आगे, तो इस तरीके से, जैसे कि ए यूनियन बी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, मैं इसमें और भी कुछ बता देता हूं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटू बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपने कंडीशनल यानी कि डिपेंडेंट इवेंट के लिए भी देख लिया, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए भी देख लिया, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट में मैं आपको अभी और चीज़ें बता देता हूँ। अब इसके आगे इसको हम एक काम करते हैं, किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, किसी एक को अलग रखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कॉमन लेते हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि पी बी में कॉमन ले चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ जो आपको आगे बहुत से क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके बाद अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 1 माइनस पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, ए के नहीं होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए, नाउ वी आर स्टक। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1 हमने ऐड किया, 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए है मेरे पास। मैं काम करता हूँ, ये -1 और पी ए इनका पेयर बनाता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, मैंने सबके साइन चेंज किए, तो -1 प्लस पी ए जो है ये माइनस पी ए। ठीक है, कुछ गलती हो रही है? वन माइनस पी ए नॉट। ठीक है, प्लस पी बी एंड पी ए नॉट, ये हमें मिल गया। फाइन, ओके, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। ओके, नाउ ये दो पोर्शन में मेरे पास पी ए नॉट ए नॉट ये कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, माइनस मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, पी नॉट ए। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन था। ठीक है, चाहे तो हम ये बाहर वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, पी ए नॉट मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन था तो प्लस आ जाएगा, और क्योंकि मैंने पी ए नॉट कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो मैं 1 लिखूंगा, प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है। ए नॉट में कॉमन ले चुका हूँ, पी बी बचेगा। ठीक है, 1 माइनस पी बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पहले से है, एंड -1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थ्योरम आप कह सकते हो। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एंड
तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा और उसको सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आपको बोला है कि अ बैग कंटेन्स 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक बैग है उसमें 10 वाइट बॉल्स हैं और 15 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स। अब आपको बोला 2 बॉल्स आर ड्रॉन, है ना, एट रैंडम, ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन में इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है या विथ रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे वेदर द इवेंट्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है रूल्स चेंज हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट है रूल्स चेंज हो जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है, हमने डिपेंडेंट के रूल लगा दिए एंड वाइस वर्सा, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आपको बोला है कि 1 by 1 मैंने बॉल्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपको चांसेस निकालने हैं कि फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड बॉल इज सेकेंड बॉल इज ब्लैक। इसके आपको चांसेस निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है, फर्स्ट वाइट बॉल, उसके मैं पहले चांसेस निकालता हूँ। फर्स्ट वाइट बॉल, तो फर्स्ट वाइट बॉल के चांसेस देखिए, अभी बैग से मैंने कुछ भी नहीं निकाला है, राइट। तो इसमें 10 वाइट बॉल है, 15 ब्लैक बॉल है, तो इसमें 10 वाइट बॉल और टोटल है 25 बॉल, है ना, 15 + 10 = 25, तो 10 by 25 हो जाएगा कि मुझे फर्स्ट बॉल क्या मिले, वाइट मिले। मैं पूरा प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कर रहा हूं, यहां पे जैसे आप इवेंट डिफाइन करोगे, लेट ए बी द फर्स्ट बॉल इज वाइट, फर्स्ट वाइट, एंड बी हमने डिफाइन कर दिया सेकेंड ब्लैक, ठीक। तो इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज द फर्स्ट बॉल इज वाइट, विल बी 10 by 25। अब देखिए, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं एक बॉल निकाल चुका और वो मुझे वाइट मिल चुका है। अब बैग में मेरे पास 9 वाइट बॉल्स बचे और 15 ब्लैक बॉल्स बचे, ठीक है, 9 वाइट बॉल्स बचे और 15 ब्लैक बॉल बचे, ठीक है ना। अब मुझे सेकेंड बॉल क्या चाहिए, सेकेंड बॉल क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब इवेंट ए यानी कि फर्स्ट बॉल वाइट मिल चुका है, कितना हो जाएगा। यहाँ पे वो थ्योरम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, अब मेरे पास 9 वाइट है, 15 ब्लैक है, लेकिन मुझे ब्लैक बॉल के चांसेस निकालने हैं, तो 15 ब्लैक बॉल है और टोटल है 15 और 9 24 टोटल बॉल्स, ये आ गया, ठीक। मुझे ये दोनों इवेंट्स चाहिए। व्हाट आर द चांसेस कि पहला वाइट और सेकेंड ब्लैक होना ही चाहिए, मतलब ये दोनों इवेंट इकट्ठे चाहिए। दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब पहला मुझे वाइट चाहिए और दूसरा मुझे ब्लैक चाहिए। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने यही पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिला मुझे, 10 by 25, and probability of B when A has already occurred is 15 by 24, तो ये आपको 15 by 24 मिल जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और इसके फाइनल आंसर को लिखना है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 1 ज़ा, तो ये मुझे 1/4, ठीक है, 1 out of 4, ठीक है। 1 by 4 is the chances of getting the first ball as white and second ball as ब्लैक, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ लिखना होगा मैं लिख दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ diamond card in each of the 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card drawn is not replaced after the first draw। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। आपको बोला है कि कार्ड प्लेइंग कार्ड्स हैं और आपको मालूम होना चाहिए 52 कार्ड्स होते हैं। अब आपको बोला है कि इस 52 कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड जो है निकाले, है ना, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, इकट्ठा नहीं निकाला, एक निकाला, देखा,
फिर दूसरा निकाला, ठीक है। अच्छा, एक निकाला, कलर उसका जो भी है सूट वो देखा और उसको मैंने साइड में रखा, वापस कार्ड में मिलाया नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने निकाले 52 कार्ड्स में से, और मैंने एक कार्ड निकाला, देखा और उसको रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, देखा और रख दिया। अब आपको चांसेस निकालने हैं कि आपको जो फर्स्ट कार्ड और सेकंड कार्ड है ये दोनों के दोनों कार्ड क्या हो, डायमंड कार्ड हो, ठीक है। फाइंड द चांसेस दैट बोथ द कार्ड्स आर डायमंड कार्ड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स, है ना, इन सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स फ्रॉम वेल शफल्ड पैक। अब कार्ड्स के बारे में अगर आपको ऑलरेडी नहीं मालूम है तो मैं जस्ट एक ब्रीफ बता दूं। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड पैक होता है कार्ड का, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डायमंड, स्पेड, डायमंड, स्पेड, क्लब्स एंड हार्ट्स, ठीक है। डायमंड, क्लब, स्पेड्स एंड हार्ट्स, ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो डायमंड है और जो हार्ट्स हैं ये रेड कलर में होते हैं, और स्पेड और क्लब्स जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर सूट में, लाइक डायमंड ये एक सूट है, ये एक अलग सूट है, ठीक है, सूट बोलते हैं ना। तो 4 सूट है ना, 4 सूट के नाम ये मैंने आपको बता दिए। 2 कलर्स हैं, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। और 52 कार्ड्स को अगर मैं कलर वाइज देखूं तो मेरे पास 26 रेड कलर के कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड हैं, ये आपकी नॉलेज में हो। 13 डायमंड के कार्ड हैं, 13 स्पेड के कार्ड हैं, 13 क्लब्स हैं और 13 हार्ट्स हैं, ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ हर कार्ड, हर सूट में, डायमंड हो चाहे स्पेड हो चाहे क्लब हो चाहे हार्ट हो, सब में 2 से लेकर 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर 1 कभी नहीं होता है, ठीक है। और 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जैक, किंग, क्वीन एंड एस, ठीक है। और जैक, किंग और क्वीन जो है इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। जैक, किंग एंड क्वीन आर फेस कार्ड, ठीक है। और एस जो है ये अल्फाबेट होता है, बाकी 2 से 10 जो है ये नंबर वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड हमारे पास 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी कि 4 3 12। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं। 4 एस हैं, 4 किंग हैं, 4 क्वीन है, 4 जैक हैं। 2 नंबर वाले कार्ड कितने हैं? 4। 10 नंबर वाले कार्ड कितने हैं? 4। तो हर कार्ड जो है इसमें 4 होता है, ठीक है। रेड कलर 26, ब्लैक कलर 26, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब्स। माना जैक, डायमंड वाला जैक होगा, किंग वाला जैक होगा, क्वीन वाला जैक होगा, एस वाला, सॉरी, डायमंड विथ जैक, डायमंड विथ किंग, डायमंड विथ क्वीन, डायमंड विथ एस, डायमंड विथ 2 एंड सो ऑन, इस टाइप के, ठीक है। तो ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। सो दिस वाज अबाउट कार्ड, बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो इट ऑलरेडी, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने एक सीपीटी का एग्जाम में वैसे तो देखा था, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज यू शुड नो, 52 कार्ड्स होते हैं। और अगर ये स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड है, लेकिन अगर आपको बोला है कार्ड्स विथ जोकर, तो हमेशा 52 कार्ड्स में 2 जोकर कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स के अलावा 2 जोकर कार्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। अगर इसमें मैं जोकर कार्ड इंक्लूड कर देता हूं तो 54, जिसमें 52 तो हमारे किंग, ये हार्ट, स्पेड है ना, क्लब्स एंड डायमंड्स, वो हो जाएंगे, प्लस 2 जोकर होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जोकर के कार्ड 2 ही होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि मैंने 2 कार्ड निकाले हैं और मुझे दोनों कार्ड्स कैसे चाहिए? दोनों कार्ड मुझे जो है डायमंड चाहिए, ठीक है। अब मुझे मालूम है 13 डायमंड्स होते हैं। अब मैंने क्या किया कि ए है फर्स्ट डायमंड और फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, एंड बी हम डिफाइन करते हैं सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, ठीक है। सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज, पहला कार्ड डायमंड है ए, बी है सेकेंड कार्ड इज डायमंड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि मुझे पहला कार्ड डायमंड मिले। मेरे पास टोटल डायमंड कितने हैं? 13, और टोटल कार्ड कितने हैं?
52, 13 4s are 52, तो ये 1/4 मुझे मिल जाएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, यानी पहला कार्ड मुझे डायमंड मिल चुका है, दूसरा कार्ड मुझे डायमंड मिले उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए। टोटल 13 डायमंड कार्ड्स थे मेरे पास, जिसमें से एक डायमंड मुझे पहले ड्रॉ में मिल चुका है और इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। दैट मीन्स कार्ड मैंने बाहर निकाला, सूट देखा और उसको साइड में रख दिया, वापस पैक में 52 कार्ड्स के पैक में मिलाया नहीं। दैट मीन्स 13 डायमंड्स में से अब मेरे पास सिर्फ 12 डायमंड्स बचे हैं। ठीक है, 13 में से एक डायमंड बाहर हो गया, 12 डायमंड बचे हैं। टोटल 52 कार्ड थे जिसमें से एक कार्ड बाहर हो गया, दैट मीन्स टोटल भी चेंज हो गया, 51 कार्ड्स बचे हैं अब मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा 317, 17 3s are 51, तो 3 17s are 51, 3 4s are 12। ठीक है, तो 4/17 मुझे मिल जाएगा। अब मुझे ये दोनों इवेंट इकट्ठा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब पहला भी डायमंड दूसरा भी डायमंड, यही मुझे चांसेस निकालने, पहला भी डायमंड दूसरा भी डायमंड, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब जो हमने अभी रूल पढ़ा आज, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल चुके हैं 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हो चुका है हम निकाल चुके हैं 4/17। 4 and 4 गेट्स कैंसिल, मुझे 1/17 जो है आंसर मिल जाएगा। तो द चांसेस दैट पहला भी मुझे डायमंड मिले, दूसरा भी मुझे डायमंड मिले, उसका आंसर क्या होगा 1/17। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। आपको बोला एक बैग है जिसमें मेरे पास है 5 वाइट बॉल, ठीक है, एंड लेट्स से मेरे पास नेक्स्ट है 7 रेड बॉल एंड 8 लेट्स से ब्लैक बॉल। ठीक है, आपको बोला है एक बैग है जिसमें मेरे पास 5 वाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल्स हैं एंड 8 ब्लैक बॉल्स हैं, और मैंने क्या किया, 4 बॉल जो है 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 4 balls are drawn without replacement. What is the probability that all the balls are white? या फिर find the probability of getting all white balls. ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट के रूल्स लगाने हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट इवेंट के रूल्स लगाने हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हम इंडिपेंडेंट के रूल नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट आज मैंने आपको इंडिपेंडेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है, वो हम फिर आगे की क्लास में देखेंगे। मैंने जस्ट उसका कॉन्सेप्ट समझाया है, वो आगे चल के और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉल निकाला, दूसरा बॉल निकाला, तीसरा बॉल निकाला, चौथा बॉल निकाला, और सारे बॉल्स मैंने जो भी मैंने निकाला उसका कलर देखा और साइड में रखा। मुझे चाहिए कि पहला भी वाइट, दूसरा भी वाइट, तीसरा भी वाइट एंड चौथा भी वाइट। तो यहाँ पे मैं लेट्स से डिफाइन करता हूँ A B C and D। फर्स्ट वाइट, ठीक है ना, एंड दिस इज सेकेंड वाइट, है ना, थर्ड वाइट एंड फोर्थ वाइट। ठीक है, पहला मुझे वाइट बॉल चाहिए, दूसरा मुझे वाइट बॉल चाहिए एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, यानी मुझे पहला वाइट बॉल मिले, वो हो जाएगा, देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 and 7 12 एंड 8 20। तो 5/20 एंड दैट शुड बी 1/4। पहला बॉल मुझे वाइट मिले तो उसके चांसेस हैं 1/4। ठीक है ना, 5 आउट ऑफ टोटल 20 बॉल्स हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी मुझे दूसरा वाइट बॉल मिले जब पहला वाइट मिल चुका है। ठीक है, अब क्योंकि पहला वाइट मिल चुका है, मेरे पास बॉल्स बच गए, ध्यान दीजिएगा, 5 वाइट थे, अब 4 वाइट बचे, 7 रेड बचे, 8 ब्लैक बचे। ठीक है ना, तो ये रेड और ब्लैक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वाइट बॉल कम हो गए। तो अब सेकेंड बॉल मुझे वाइट मिले, तो 4 ही वाइट है, 4/, ये हो जाएगा 19। फाइन, अब एक और बॉल निकल गया मुझे। अब थर्ड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी,
थर्ड बॉल मुझे वाइट चाहिए। जब मुझे तीसरा वाइट बॉल चाहिए जब पहला और दूसरा, यानी कि पहला भी वाइट मिल गया, दूसरा भी वाइट मिल गया, इसके चांसेस। तो अब देखिए मेरे पास फर्स्ट इनिशियली मेरे पास थे 5 वाइट बॉल, एक निकाला, मेरे पास 4 वाइट बॉल बचे, एक और निकाला, अब मेरे पास 3 वाइट बॉल्स बचे, 7 रेड 8 ब्लैक एज इट इज रहेंगे। तो मेरे पास अब 3 वाइट बचे हैं और टोटल जो है मेरे पास 18 बॉल हो गए। टोटल कम होते जा रहा है ना। 3 + 7 10 10 and 8 18। रेड और ब्लैक बॉल एज इट इज रहेंगे, सिर्फ वाइट बॉल जो है कम होते जा रहे हैं। तो 3 6 18। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि चौथा वाइट बॉल मिले जब पहला वाइट मिल चुका है, दूसरा भी वाइट मिल चुका है, तीसरा भी वाइट मिल चुका है। 5 वाइट थे, एक निकाला, 4 वाइट बचे, एक और निकाला, 3 वाइट बचे, एक और निकाल दिया, अब मेरे पास 2 वाइट बॉल बचे और टोटल है ना 7 और 2 9 और 8 17। या फिर देखिए ये जो है ना 20 है तो 19 हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, ये आ गया। ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, एंड दैट शुड बी इन सब का मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे कि आपको समझाया था वैसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 4/19 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 2/17। ठीक है, तो दिस 4 and 4 गेट्स कैंसल, 2 3s are 6, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/19 into 3 into 17। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा एंड ये हमें टोटल जो है मिल रहा है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। ये आपका हो जाएगा 1/969। ठीक है, 1/969, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको दिया बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए आपको बोला है 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न, ठीक है, कंटेनिंग 2 white 3 red and 4 black balls। ठीक है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 ही बॉल निकाले हैं, एक एक करके निकाला और बिना रिप्लेसमेंट के निकाला है। आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। ठीक है, 1 बॉल इज रेड। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है एटलीस्ट, अच्छा यहाँ पे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, डिपेंडेंट इवेंट वाला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, राइट। ओके, ये तो हमने समझ लिया। अब आपको बोला है कि एक बैग है, उसमें मेरे पास 2 वाइट हैं, 3 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। ठीक है, ये एक बैग में या अर्न में रखा हुआ है। ठीक है, एक अर्न में रखा हुआ है। अब मैंने एक बॉल निकाला, फिर दूसरा बॉल निकाला। अब आपको चांसेस निकालने हैं कि मुझे उस ड्राइंग में कम से कम एक बॉल तो रेड मिले। अब एटलीस्ट 1 बॉल रेड का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 1 बॉल रेड का मतलब है एक रेड बॉल मिल जाए या 2 रेड बॉल मिल जाए। ठीक है, 2 ही ड्राइंग है तो एक रेड बॉल मिले तो भी चलेगा, 2 मिले तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक रेड बॉल के केसेस हैं कि या तो फर्स्ट रेड मिले या फिर सेकेंड रेड मिले, फर्स्ट बॉल रेड मिले और सेकेंड कोई और मिल जाए, या फिर हाँ फर्स्ट कोई और मिल जाए सेकेंड रेड मिल जाए। ठीक है, या फिर मुझे दोनों रेड मिल जाए। ठीक, एक तरीका यह है कि मैं क्या करूं, चांसेस निकालूं कि फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकेंड इज सम अदर कलर, उसके चांसेस निकालूं। सेकेंड इज रेड एंड फर्स्ट इज सम अदर कलर, उसके चांसेस निकालूं। फिर बोथ इज रेड, उसके चांसेस निकालूं। इन सबको मैं ऐड करूं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, कि फर्स्ट रेड, सेकेंड रेड एंड बोथ रेड।
ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 ही बॉल ड्रॉ किए थे, मान लीजिए यहाँ पे 4 बॉल ड्रॉ किए होते और व्हाट आर द चांसेस दैट ऑल एटलीस्ट वन इज रेड। वहां पे पहला रेड मिले, दूसरा रेड मिले, तीसरा रेड मिले, चौथा रेड मिले, फिर पहला दूसरा रेड मिले। ऐसे चांसेस बनाने में क्या बहुत, ये 2 बॉल हैं तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बॉल हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आपको बोला है कि मुझे कम से कम एक बॉल रेड चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। हम यहां पे क्या करेंगे कि नन इज रेड, एक भी बॉल मुझे रेड ना मिले उसके चांसेस निकालते हैं। मतलब मैंने 2 बॉल निकाले हैं, तो फर्स्ट नॉन रेड एंड सेकेंड नॉन रेड। मतलब ये तभी पॉसिबल है कि मुझे एक भी रेड बॉल ना मिले, कि मतलब मुझे पहला भी रेड ना मिले, दूसरा भी रेड ना मिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ है ना, कितना हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, विद प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं। तो पहला बॉल मुझे रेड ना मिले उसके चांसेस हो जाएंगे। देखिए पहला बॉल मुझे रेड ना मिले, तो यहां पे कितने रेड हैं, 3 रेड हैं, है ना। तो पहला बॉल मुझे रेड ना मिले, 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, ठीक है। अब इस 9 में से मुझे क्या चाहिए, रेड ना मिलने के चांसेस। तो रेड तो 3 है, तो 4 और 2 6, तो 6/9 चांसेस दैट इट इज नॉट रेड इन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। तो ए मैंने डिफाइन कर दिया, फर्स्ट इज नॉट रेड। बी डिफाइन कर दिया, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 6/9 विच इज 3 2s are 6, 3 3s are 9, फाइन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी when A है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज नॉट रेड, जब मुझे पहला बॉल रेड नहीं मिला, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या किया कि पहला बॉल ड्रॉ किया और वो रेड नहीं था, तो क्या है मेरे पास 3 रेड बॉल तो एज इट इज रहेंगे। अब वो जो पहला बॉल है वो या तो इसमें से होगा या तो इसमें से होगा। देखिए टोटल 6 बॉल थे मेरे पास जो रेड नहीं थे, इसमें से एक फर्स्ट ड्रॉ में आ गया, मतलब अब 5 बॉल बच गए मेरे पास जो या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, ठीक है ना। मैं टोटल बस लिख ले रहा हूं, ठीक है। 5 बॉल बचे मेरे पास जो या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा। मुझे अब वो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है कि पहला मुझे व्हाइट मिला या ब्लैक मिला ना, मुझे बस रेड या नहीं है, रेड है कि नहीं है उससे मतलब है। तो 5 बॉल ऐसे हैं जो रेड नहीं है। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, यानी कि सेकेंड बॉल भी मुझे क्या रेड ना मिले उसके चांसेस। तो सेकेंड बॉल मुझे रेड ना मिले, तो बिना रेड वाले बॉल कितने हैं 5, और टोटल बॉल कितने हैं 5 और 3 8। देखिए कम हुआ ना, पहले मेरे पास थे 9 बॉल, अब मेरे पास हो गए 8 बॉल। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे कि मुझे दोनों ही रेड ना मिले, ठीक है, दोनों बॉल मुझे रेड ना मिले। तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला भी रेड नहीं दूसरा भी रेड नहीं, और इसको हम लिखेंगे ए इंटू बी व्हेन ए, ठीक है। ओके, ये हमने निकाला था 2/3 और वो हमने निकाला था 5/8। आई विल सॉल्व दिस और मैं देखता हूं मुझे क्या मिलता है। 2 4s are 8, तो हो जाएगा 5/12, ठीक। तो 5/12 चांसेस कि ये पहला बॉल भी रेड नहीं है एंड दूसरा बॉल भी रेड नहीं है, लेकिन मुझे निकालना क्या था कि एटलीस्ट एक रेड बॉल मिले, ठीक है ना, एटलीस्ट एक रेड बॉल मिले। तो आप क्या करोगे, देखिए जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में आगे चल के समझाऊंगा। तो अभी एटलीस्ट में हम क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज रेड, ठीक है ना। मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से वो सारे चांसेस जो है माइनस कर दे रहा हूं जहां पे रेड बॉल मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है। रेड बॉल नहीं मिलने के चांस है 5/12 और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जब मैं इसको माइनस करूंगा मुझे हमेशा मिल जाएगा एटलीस्ट का। तो एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन हम इसी
तरीके से करेंगे, इसमें मेरा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको वैसे ऐड करके करने की कोशिश करता, अब यहाँ पे तो 2 बॉल थे फिर भी पॉसिबल है, फर्स्ट बॉल रेड, सेकंड बॉल रेड, बोथ बॉल रेड। लेकिन अगर 3 बॉल या उससे ज़्यादा बॉल होते तो फर्स्ट बॉल रेड, मान लीजिए यहाँ पे बोला होता 3 balls आर ड्रॉन, ठीक है, फाइंड द चांसेस दैट एटलीस्ट 1 इज रेड। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, हम इस अप्रोच से तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कि नन इज रेड हम निकालेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये टेक्निक याद रखिएगा, जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाला आता है तो आप नन के चांसेस निकाल लीजिए, दैट नन इज रेड या वॉट जो भी क्वेश्चन में दिया है, और उसको 1 से माइनस कर लीजिए, आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इसको हम डायरेक्ट वैसे करते तो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर 3 बोला होता कि 3 balls आर रेड, 3 balls आर ड्रॉन एंड एटलीस्ट 1 इज रेड, तो इसमें हम अगर नन इज रेड करके करते तो 1 माइनस नन इज रेड करते तो मुझे एटलीस्ट 1 का मिल जाता। और वैसे ऐड अगर करना चाहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल, ठीक है, और बाकी 2 जो है डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड रेड बॉल एंड बाकी 2 जो है डिफरेंट कलर, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रेड बॉल और तीसरा जो है डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रेड बॉल और बाकी जो है डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रेड बॉल, बाकी डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है ना, सेकेंड एंड थर्ड रेड बॉल, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑल रेड बॉल्स, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज मुझे निकालनी पड़ती और सबको ऐड करना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस। जबकि अगर मैं निकालता कि हाँ नन इज रेड, भाई पहला भी रेड नहीं मिला, दूसरा भी रेड नहीं मिला, तीसरा भी रेड नहीं मिला, 3 ही प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, मल्टीप्लाई किया, 1 से माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। और ऐसे अगर मैं निकालूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल के सबको ऐड करना पड़ता, ठीक है। और उसमें कैलकुलेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस बड़े कई बार ना अजीब अजीब नंबर मिलते हैं, मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होती है, ठीक है, मुश्किल माना थोड़ा टाइम लग जाता है। अब वहीं पे अगर मुझे 3 के बजाय 4 रेड बॉल दिया होता तो ये और लंबा हो जाता, जबकि अदर वे राउंड यानी कि नन इज रेड उसके चांसेस निकालें तो वो बड़ी इजीली हो जाएगा। हाँ मतलब 4 ऑब्वियसली यहाँ हो नहीं सकता बिकॉज 3 रेड बॉल दिए हुए हैं, इन केस हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता, ठीक है। तो ये वाला टेक्निक आप याद रखिएगा, ये आगे चल के बहुत से क्वेश्चंस में यूज होने हैं।